हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का डे 17 जो कि बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के बेस्ट पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप लोग पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन हमारा ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 और हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप सबसे पहले तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पहले रोक करके खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि सबसे पहले आप जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं और माइनस 2x देख रहे हैं, इनको एक साथ रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x में एक रखता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से लेकर चलता हूँ कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab यानी कि 2 हो गया और ये आपका ए हो गया, बी इसमें एक आया होगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं आपको मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक का स्क्वायर क्या होगा जो कि एक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाई स्क्वायर की क्या काम करते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस आपका प्लस में 6y है, तो मैंने 6y यहाँ पे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab, तो 2ab, तो 2 तो होता है फॉर्मूले में ए, यानी कि स्टार्टिंग में हमारा ए जो है क्या हो रहा है वाई हो रहा है, और बी हमारा जो कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स 9 लिख सकते हैं। और हमारा देखिए वापस 10 आना चाहिए, तो 1 और 9 10 आ गया, बराबर में 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया। मैंने बस इसको तोड़ कर लिखा है कैसे इसको तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी कि ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, और वापस इसको मैं बोलूँ तो y प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले को तोड़कर तो मैंने ये लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कि बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस, एक बार इसको 0 कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 1 आपका निकल जाएगा, और y अगर इसको करते हो देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू माइनस में 3 आ जाएगा, ये आपका निकल जाता है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। तो एक्स स्क्वायर की मान अगर 1 का स्क्वायर रखते हो और माइनस 3 यानी कि यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर करते हो, तो देखिए 1 और 3 9, और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी में आप देख सकते हैं जो कि 10 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू जो दिया गया है √2 माइनस 1 के पावर में -1/2 दिया गया, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न, आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में आप देखो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, और पावर में -1/2 के साथ 2 से गुना करोगे तो -1 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मैं बोलूँ कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जब पावर में -1 है तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा √2 प्लस में 1, क्योंकि आप रेशनलाइज करोगे तो मैंने आपको बताया भी है कई बार, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में पता होगा। चलो यार मैं आपको बता ही देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए मैंने इसको कैसे किया जाता है। क्या लिखा गया, √2 माइनस 1, इसको हर रेशनलाइजेशन करने के लिए, हर परिमेयकरण करने के लिए प्लस में लिखा जाता है, और √2 प्लस में 1, यानी कहने का मतलब ऊपर में आपका हो जाएगा √2 प्लस में 1, और यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर करेंगे तो 2 और माइनस में आपका 1, देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका प्लस में आ जाएगा, नीचे आपका 2 - 1 यानी कि यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गया √2 स्क्वायर √2 प्लस में 1, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू √2 प्लस 1 आ गया। अगर मैं बोलूँ कि 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि √2 माइनस में 1 हो जाता है। अब आपके पास ये दो वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कहने का मतलब कि √2 प्लस में 1, और माइनस का साइन माइनस दिया, और √2 माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बस ये प्लस में हो जाएगा, और ये आपका देखिए खत्म हो जाता है, यानी कि 1 और 1 आपका 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो दी गई है 2/3 के बराबर है, और आपसे पूछा गया कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। इसको बनाने के लिए दो मेथड है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर करके एक्स की वैल्यू निकाल करके फिर 1/x करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स इन दोनों को ऊपर नीचे में आप x से डिवाइड कर दो। क्लियर, x से डिवाइड कर देते हैं।
चलिए x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस में आपका यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे 1/x हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे x + 1 और 1/x, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ऊपर में x और नीचे से करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वो कट ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 2/3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं, यानी x और प्लस में 1/x, यानी कि फ्रेंड्स इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 1/x को एक जगह लिख लेते हैं और यहाँ पर भी आप x को भी एक जगह लिख लीजिए। और उसके बाद आपका 2/3 तो है ही है। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स x + 1/x की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ कि p के बराबर है, ठीक, मान के चलता हूँ p के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ p - 1 और p + 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते थे वो थोड़ा सा लेंदी होता, थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 3p कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस में करोगे तो 2p हो जाएगा और ये आपका 2, ठीक है। इधर मैं ला दूंगा तो 3 में से 2p घटेगा तो 1p बचेगा और यहाँ पे आप देखो 5 हो जाता है, ठीक है। अब ये p हमने किसका माना था, p के वैल्यू हम लोग क्या माना था, p इसी का तो वैल्यू माने थे, यानी कि x + 1/x, और हमसे पूछा भी तो यही गया था कि x प्लस, यानी कि p की जगह पे हम रख सकते हैं x + 1/x की वैल्यू की 5 के बराबर है, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रेंड्स। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई धनराशि किसी वर्ष में हो जाती है तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी यहाँ पे 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाती है, वो एक मिश्र धन है। तथा 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, यानी 3 वर्ष में मिश्र धन 920 रुपया हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और आपसे पूछा ये जा रहा है कि वह धनराशि क्या है। चलिए हमें यानी कि मूलधन निकालना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 वर्ष में दिया गया कितना फ्रेंड्स, 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 920 रुपया होता है। अगर मैं बोलूँ कि 1 वर्ष का कितना आता है, तो 1 वर्ष का जो हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। तो 1 वर्ष का ब्याज देखते हैं कितना होता है। 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो 40 रुपया हो जाता है। ये 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। मिश्रधन से यहाँ पे घटाते हैं तो ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकलता है। 1 वर्ष का ब्याज जब इतना है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष के लिए अगर करेंगे तो 1 वर्ष का जब 40 रुपया तो 2 वर्ष का 80 रुपया, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट था और ये आपका जो कि SI हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के आपको पता है कि मिश्रधन में से अगर हम SI को घटा लेते हैं तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाता है। यानी फ्रेंड्स 880 में से हम अगर 80 को घटा लेते हैं तो हमारा जो कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही होगा, 800 रुपया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ऑप्शन डी में आप मैच करके निकल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी होता है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे करना है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है और उसमें कुछ नहीं होता है। देखिए मैं मान लेता हूँ कि कोई मीनार था और इसकी मीनार की जो छाया थी फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि अगर ये क्या कह रहा है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री होता है। पहले 60 डिग्री का कोण था, अब ये क्या होता है कि 45 डिग्री का जब कोण बनाता है सूर्य, यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे, तो क्या होता है कि 45 डिग्री का जो कोण बनाता है 60 डिग्री से 45 डिग्री होता है, तो इसकी कुछ ऊंचाई थी। इस ऊंचाई से इसकी जो छाया x बन रही थी, अब इसकी जो छाया हो रही है वो 10 बढ़ जाता है। यानी कि पहले x था, अब ये क्या हो रहा है कि 10 मीटर बढ़ जाता है। यहाँ तक तो क्लियर। जो भी क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। देखिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। जब सूर्य का कोण जो हो रहा है फ्रेंड्स 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की जो छाया है वो 10 मीटर बढ़ जाती है। तो पहले मीनार की ऊंचाई कुछ h होगा, उसकी जो छाया x मीटर बन रही होगी। अब वो क्या हो रहा है कि जब 60 से 45 हो रहा है तो वहाँ पर 10 डिग्री बढ़ जाता है। क्लियर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल से करते हैं कैलकुलेशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज से लेकर के चलते हैं। tan 60 उठाते हैं, इसमें अधिकतर tan और cot का यूज होता है तो tan 60 हम लोग यूज करते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लंब बटा जो कि आधार होता है, तो लंब यहाँ इसका कितना h/x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और h/x। यहाँ से हम लोग समीकरण 1 मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद देखिए हम इस समीकरण को लेकर इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, यानी कि tan 45। तो tan 45 में अगर ले चलेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, tan 45 लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, h है, और आधार कितना है 10 और प्लस x, यानी कि 10 + x। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 + x है, तो 10 + x। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू मैंने राइट में x रख दिया।
अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ऊंचाई की। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमें h निकालना है, तो x को तो हटाना पड़ेगा। तो x को हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो h/√3 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्रॉस में अगर इसको करेंगे तो h/√3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h/√3 और राइट साइड में आपका h। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, यानी कि एलसीएम लेकर के हल कर देते हैं। तो 10√3 और प्लस में आपका h, और इस रूट को मैं राइट साइड में कर देता हूँ, यानी कि √3h। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10√3 को यहीं पे छोड़ता हूँ और h को उधर भेज देता हूँ, यानी कि √3 प्लस में h और माइनस में आपका h हो जाएगा। सॉरी, √3h माइनस में h, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि अगर आप h कॉमन ले लो तो √3 माइनस में 1 आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 10√3 बटा में √3 माइनस में 1। अगर आपका ऑप्शन यहाँ तक मैच करता है तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं मैच करता है तो इसके आगे भी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको रेशनलाइजेशन करके बताता हूँ कि कैसे रेशनलाइजेशन यानी कि हर परिमेयकरण करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जस्ट नीचे जो रहता है उसको मल्टीप्लिकेशन लिख करके पलट देते हैं, यानी कि √3 प्लस में 1 कर देंगे, √3 प्लस 1 कर देंगे। ऊपर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10√3 और क्रॉस इंटू में आपका हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे 1 माइनस में 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो क्या होता है, √3 और यहाँ पे मैंने √3 प्लस 1 ज्यों का त्यों लिखा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 लिखा और इसको मैं कटा दिया 5। सिर्फ और सिर्फ इतना किया जा रहा है आंसर लाने के लिए, जो कि आप ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास कितना हो गया, 5√3 और ऊपर में √3 प्लस में 1। यहाँ पर भी देख लो कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जस्ट इसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 5 दिया देखो फ्रेंड्स, 5 और यहाँ पे दोनों करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करोगे तो 5√3। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपका अब आ चुका है, जो कि ऑप्शन आप सी में बिल्कुल देख सकते हैं कि जो कि हमारा प्लस में आंसर आया है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन इसको कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का गुणनफल है। यानी हम अगर यहाँ से निकालते कि 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था फ्रेंड्स, n इंटू n प्लस 1 इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं किसी भी प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि फिर संख्याओं का योग। तो यहाँ से हम लोग 25 संख्या के बारे में निकालना है, प्रथम 25 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 25 यानी कह सकते हैं कि 25 और यहाँ पे 25 और 1 26 और बटे में 3, यहाँ पे कटा सकते हैं 13। अब देखो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अब आपके पास गुणनखंड पूछ रहा था, तो यानी कि योगफल में जो भी गुणनफल होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ 13 मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 गुणनखंड इसमें मिल जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए किसी कार्य का 2/3 भाग जो वो 4 दिन में करता है, और बी उसी कार्य का 3/5 भाग 6 दिन में करता है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी देख कर ही डायरेक्ट कर सकते हो कि कैसे करना है, कितना करता है। देखिए मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे कि 2/3 भाग 4 दिन में करता है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो वो 6 दिन में करता है। कैसे करता है तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से दीजिएगा। देखिए 2/3 भाग वो 4 दिन में करता था, टोटल एक कार्य को कितना दिन में करेगा, इसको पलट करके लिखा जाता है 3/2, यानी कि कह सकते हैं कि 3 दूना 6। यही तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो पलट करके आप, या फिर इसको यहाँ से डायरेक्ट कटा लो और ये 3 दूना मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको मैं यही कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट भी यहाँ से देखो, यहाँ डायरेक्ट कटा लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि वो कितना दिन में करता है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए एक ही निकल गई 6 दिन में करता है, सेम टू सेम वहाँ पे बी के भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3/5 भाग 6 दिन में करता है, तो ऊपर से कटा लो 3 दूना 6, यानी कि 10 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ से देखो 6 और 10 का एलसीएम 30 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा, 10 दिए 30 हो जाएगा, और दोनों मिल करके कराना है, यानी कि a प्लस बी हम करा सकते हैं। तो 30 और बट्टे में 8 कर सकते हैं, यानी कि 15 और ये आपका हो जाएगा 4। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 3 सही 3/4 बिल्कुल करेक्ट, और 4 3 12 3 15, 3 सही 3/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करके निकल सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तथा बी का वेतन जो सी के वेतन का 25% है। तो आपको ये बताना है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है।
इसको बनाने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा जो मेथड होता है उसको कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट मेथड से आप कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक के मेथड भी बता दूंगा किस तरह से सिंपल से किया जाता है। दोनों मेथड को यहाँ पे आप देख लेते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है, ए का यहाँ पे देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो मैं ये कह सकता हूँ 40% यानी कि 2/5। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि बी का वेतन जो है वो सी के वेतन का 25% है, यानी कि 1/5। इसमें भी कोई 25% यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को दोनों बी का अलग अलग रेशियो करोगे तो 2/5 होगा। ए और बी का रेशियो 2/5 और बी और सी का रेशियो 1/4, यानी कि दोनों का अलग अलग, बी का अलग है। तो हम सबसे पहले तो इक्वल करते हैं, तो 2/5 इक्वल करने के लिए जस्ट नीचे लिखते हैं 4। और देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। और पूछा हमसे क्या है कि पूछा क्या है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना। मान लीजिए ए का वेतन जो सी के वेतन का Z% है या फिर X% है, जो कि ये कॉन्सेप्ट मेथड आप इसको लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स 10% आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा आपको कैसे बनाना है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप इस तरह से देख लिया। अब देखिए जो कि बस आप क्वेश्चंस को पढ़ करके लगा सकते हो। यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई है जो कि ए बी सी। सबसे पहले हम लास्ट वाले को लेते हैं सी। मान लीजिए सी का 100% था, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कंपेयर इसी से की जाती है तो 100% है। और आगे क्या बोल रहा है, जस्ट इसके एक स्टेप पीछे पढ़िए। बी का वेतन जो है वो सी का 25% है, यानी कि 25% कहने का मतलब बी का 25 होगा, यानी कि जब सी का 100 रुपया है तो बी का कितना होगा, 25 रुपया होगा। और आगे देखिए जस्ट लास्ट स्टेप हमारा ये कंप्लीट होता है। ए का वेतन बी का 40% है। ए का वेतन बी का 40% कहने का मतलब 40% का मतलब 2/5। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखो 5 बच्चे कटा देंगे, 5 से 25 जो कि 5 दूना 10। ए की वैल्यू आ गई 10। अब आपसे कंपेयरिंग यही पूछा गया था कि ए और सी की कंपेयर बताइए कि ए का जो वेतन है वो सी का कितना है। तो आप देख सकते हो उसका 100 रुपया है, इसका 10 रुपया, तो फिक्स है कि 10% हुआ। तो यही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। इतना करो या फिर इतना करो, दोनों में से किसी के थ्रू आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको दोनों ये मेथड समझ में आ गए हो कि इस दोनों को कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया और हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इजीली। जो भी अंदर रहता है आप उनका एलसीएम लोगे, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 और 6, यानी 2 3 4 और 6। आप इसको मत समझना, मैं इसके अंदर की बात करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो करनी में अंदर रहता है उसी का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 3 4 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 बिल्कुल करेक्ट एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और हमारा 1 यानी कि रूट है तो 1/2 तो होगा ही होगा, और आप गुना में 12 लिखोगे जो एलसीएम लोगे। इसको घटाओगे तो 2 के पावर 6 आ जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64। कोई दिक्कत है ना तो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, यानी कि 3 के पावर 12 तो लिखना है क्योंकि एलसीएम जो 12 है, और 1/3 हो जाएगा क्योंकि करने का जो मतलब है अंदर में 3 है तो उसका मतलब 1/3, यानी 3 का मतलब 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 3/4 का मतलब 81। सेम टू सेम हम लोग थर्ड वाले को लेते हैं। थर्ड वाले देखिए क्या है, 5 के पावर जो कि 12 लिख सकते हैं और 1/4। कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे देखिए 4 3 कटाएंगे तो 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का मतलब 125। उसके बाद इसको लेते हैं, 6 लेंगे, नीचे वाला जो 6 हुआ और ऊपर में हमें पावर में तो 12 लिखना ही है, और 1/6 क्योंकि 6 अंदर में था तो 1/6, और इसको कटाएंगे तो 2 बार में, यानी कि 6 के पावर 2 36। अब आप देखो फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी आ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या 125। 125 किसका था, तो 5 वाले का, यानी कह सकते हैं कि ये हमारा 5 के पावर 1/4 था, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसका राइट आंसर आप इसको टिक करके निकल सकते हो, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, यानी टोटल 61 किलोमीटर की दूरी थी जिसने वो 9 घंटे में तय की है, जिसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है और कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो आपको ये बताना है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। इसमें देखिए कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करना है। मानते थे कि वो x किलोमीटर जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी कि पैदल चला होगा। सेम टू सेम यानी कि 61 में से अगर आप x घटा लोगे, इतना दूरी जो है वो जो कि साइकिल से चला होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल उसको समय कितना लगा, जो कि 13 घंटा लगता है। 13 घंटे नहीं 9 घंटा बोला है ना, सॉरी 9 घंटे का समय लगता है, क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टा चाल मैंने ये तो आपका फॉर्मूला के थ्रू बैठा दिया। उसके बाद देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं, 9 और 4 कैल्सियम कितना होगा 36। अब आप बोलोगे मैं इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला हूँ, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखो 9x हो जाएगा,
अब आप यहाँ पे चाहो तो कैलकुलेशन करो या फिर मत करो, मैं बोलूँगा कि आप मत करो। यहाँ पे देखो 61 गुने 4 लिखेंगे और माइनस में 4x हो जाता है, राइट साइड में आपका 9 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5x प्लस में 4 गुने 61 और राइट साइड में आपका 9 गुने 36। देखना फ्रेंड्स किस तरह से कैलकुलेशन से बचा जा सकता है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। मैं 5x को यहीं पे छोड़ता हूँ और 9 गुने 36 को मैं इधर लिख देता हूँ और माइनस में 4 गुने 61 राइट साइड में भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद देखो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें भी 4 कॉमन निकल सकता है, इसमें 4 है तो मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ और 9 गुने 9 81 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 61 हो जाता है। अब बोलो मैंने कैलकुलेशन किया, बिल्कुल नहीं। 81 में से 61 घटाएंगे तो 20 और ये 5 बचे जो कि कट जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू 4 गुने 4 यानी कि 16, बिल्कुल करेक्ट है। 16 किलोमीटर उसने पैदल चली थी, क्योंकि x की जो वैल्यू हम लोगों ने माना था वो 16 किलोमीटर वो पैदल चलता था। क्वेश्चंस में ही पूछा कि पैदल की तय की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हो जहाँ पे कैलकुलेशन हो, बस आप गुना करने के चक्कर में ना पड़े। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब बढ़ते रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि ए बी का मान जो दिया गया 23 के बराबर है, सी डी का मान 45 के बराबर है, तो आपसे पूछा है कि ए डी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया बस सिंपल सा हमें करना क्या है कि ए बी की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी है, 23 के बराबर दी गई है। और आगे क्या दिया गया, सी डी का मान जो दिया गया वो 45 दिया गया। तो हमसे पूछा क्या गया कि आपको बताना है कि ए डी का वैल्यू क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया, ए का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 1 और यहाँ पे बी का मान 2 होता है, लेकिन एक एक 10 डिजिट बढ़ा दिया गया। तो अगर इसको हम बढ़ाकर लिख देंगे तो ए का मान मतलब कि 2 और डी 4 पे आता है तो एक बढ़ा देंगे 5, यानी कि 25 करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए का मान 2 रखा गया, डी का मान 5 रखा गया, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता जैसे कि टी एस रहता तो क्या करते हैं, टी एस का रहता तो इसको समझना तो पड़ता ही, तो आप इसको समझ कर करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है और 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो चलिए भाई उसको 2 किलोमीटर हम लोग पूरब की तरफ चलाते हैं। 2 किलोमीटर वो पूरब की तरफ चलना स्टार्ट किया, जो कि 2 किलोमीटर चला, यहाँ से चलना पूरब की तरफ स्टार्ट किया। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, यानी फ्रेंड्स इस तरफ से चला तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ फिर से वो मुड़ गया और मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर अगेन वो चला है। उसके बाद क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर अगेन चलता है, यानी इस तरह से तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ फिर से मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर से चलता है। तो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जो दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर वही दूरी यहाँ पे भी 2 किलोमीटर होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की ओर मुख है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ये इस तरह है, तो इसका मुख किधर होगा, यानी कि ये पश्चिम की तरफ डायरेक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा पश्चिम, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिम यानी कि वेस्ट बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के इक्वेशंस को आप इसी तरह से याद रखेंगे। डायरेक्शन बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से डायरेक्शन होता है, जो कि ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड आपका जो होता है वो ईस्ट होता है, यानी कि पूरब होता है, और आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो कि होता है वेस्ट, पश्चिम। तो राइट साइड आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा था, तो राइट क्या होगा, करेक्ट पश्चिम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपको मिसिंग नंबर निकालना है। 2 4 14 दिए गए हैं, 3 5 दिए गए हैं और 3 2 11 दिए गए। तो मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया गया। 2 4 और यहाँ पे 14 दिया गया। हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है 3 5 और यहाँ पे निकालना है 3 2 11 दिया गया। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल सा बस पैटर्न को समझिए कि क्या क्या है। यहाँ पे 14 लिखा गया, तो जो भी ज़्यादा नंबर रहता है तो फिक्स किया जाता है कि उसी तरफ उसी को लाना है, यानी कि 2 4 को कैलकुलेशन करके किसी तरह से 14 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 दूना 8 में कर लेता हूँ, 2 गुने 4 8 हो जाता है, और फिर से क्या करेंगे 2 और 4 को जोड़ देंगे, यानी कि कह सकते हैं 2 और 4 को जोड़ करके, तो ये 8 हो जाता है और ये 4 2 6 यानी कि 14 हो जाता है। क्या क्या मैंने क्या कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया। सेम टू सेम इस पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 का अगर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 और 2 6 हो जाता है, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 11, बिल्कुल करेक्ट। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखिए 3 और 5 के पहले गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 15 और 8 23 होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया गया 4 5 9 14 23, और आपसे पूछा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा।
देखिए अगर पैटर्न को ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स इस पैटर्न में क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा गया, 9 और 5 को जोड़कर 14 लिखा गया, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 23 यहाँ लिखा गया, और 23 और 14 को हमको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो 14 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि 4 3 7 यानी कि 37 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला कह रहा है कि समूह में कौन सा अलग है, यानी कि चारों समूह में एक जो है वो अलग तरीके से किया गया, तो वही हमें यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या किया गया। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं पहले वाले को देखूं तो 6 गुने 3 करके 2 माइनस किया गया, 6 गुने 3 18 में से अगर 2 कर देंगे तो 16 आ जाता है। सेम टू सेम हमें यही भी यहाँ पे सब में फॉलो होना चाहिए। तो 7 तिया कितना होता है, 7 तिया 21 में से अगर 2 घटाओगे तो 19 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम थोड़ा बाद में देखते हैं, इसको देखिए लास्ट में 11 गुने 3 करते तो कितना होता है 33, और 33 में से 2 कर देंगे तो कम 31 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं फ्रेंड्स ये तीनों पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा तो हमारा राइट आंसर यही होगा। देखिए 10 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 में से अगर 2 घटाओगे तो आना चाहिए कितना 28, लेकिन दिया कितना गया 27, जो कि यही मैच नहीं कर रहा है, और हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा जो कि अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर के लिए इस तरह से लिखा गया, यानी फ्रेंड्स नंबर को जस्ट क्या पलट करके लिखा गया, सारे डिजिट को एक दूसरे के साथ पलट दिया गया। तो सिर्फ सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि क्या कि पहला और दूसरा को बदला गया, पहला दूसरा बदल दिया गया एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, जैसे कि जी एच है तो एच जी लिखेंगे, ठीक है। ओ और एस है तो एस और ओ लिखेंगे, और टी को जेव का तेव छोड़ेंगे। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस आप सी में देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, कुछ लोग क्या करते हैं इसको गलत करेंगे कि अगर यहाँ पे जैसे कि देखिए जोड़ा लग रहा था 2 2 और ये 2, यानी कि 6 डिजिट थे, लेकिन यहाँ पे जो ये 5 डिजिट आता था, कुछ लोग गलत क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए पलटेंगे तो पलटेंगे, वो भी पलटेंगे, यानी कि जी एच पलटेंगे और ओ को ओ जे छोड़ देंगे और ए टी एस पलट देंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपको इस तरह से नहीं करना है, लगातार पलटते चलना है एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों को पलटना है, दोनों को पलटना है, जो बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें स्टार्टिंग पलटते करने चलना है, पलट कर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन ये गलत होगा, ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने आज इतना ही क्वेश्चंस मैंने पिक किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 16 क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका सपोर्ट हमें ज़रूरत है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।